आवाज आ रही क्या? एक बार बता दीजिए, लेक्चर शुरू कर देते हैं। आवाज आ रही है? आवाज येते का? ओके, चलो आवाज आ रही है, लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, आज के आज के लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं 12th बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री होने के बाद फिर हम ऑर्गेनिक कवर करेंगे और लास्ट में हम इनऑर्गेनिक कवर करेंगे। तो सबसे सिंपल चैप्टर दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन, वहां से हम शुरू करें। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला डेफिनेशन जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और वो है मिक्सचर। ओके, किसको बोलते हैं मिक्सचर? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन देयर आइडेंटिटी। क्या है? मिक्सचर कॉम्बिनेशन है किसका? टू और मोर सब्सटेंसेस का। दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस अगर एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद जो बनता है दैट इज नथिंग बट द मिक्सचर। ओके, सिंपली मैं यहां पर लिख के रखता हूं combination of two or more substances। दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करें तो जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द मिक्सचर। ओके, अब इस मिक्सचर के बेसिकली दो टाइप है। कौन कौन से? देखो, मिक्सचर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप। पहला टाइप है मिक्सचर का होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा? होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा टाइप है मिक्सचर का हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आराम से, एकदम सिंपल इंट्रोडक्टिव पार्ट हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है ये हमें समझना है। बट सॉल्यूशन समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय मिक्सचर। उसके लिए पॉइंट चल रहा है। सबने सुना है होमो का मतलब होता है सेम, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जिस मिक्सचर के अंदर सभी सब्सटेंस सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं। फेज मतलब फिजिकल स्टेट। एक ही टाइप के फिजिकल स्टेट में सभी सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो जो बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजेनियस। ओके, एंड जिस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है, अलग अलग फेजेस प्रेजेंट है, ओके, देन उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आराम से, होमोजेनियस मिक्सचर प्रेजेंट इन अ सेम फेज, सिंगल फेज, ओनली वन फेज। मतलब जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करेंगे तो सभी सब्सटेंस सॉलिड में होंगे, या सभी सब्सटेंस लिक्विड में होंगे, या सभी सब्सटेंस गैस में होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस। हाँ, अगर उनकी फेजेस अलग अलग है, एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस। या इसको और एक तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है इट कांट बी सेपरेटेड। ओके, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हो वो कौन? होमोजेनियस। थ्रूली मिक्स हुआ है, आप उससे अलग नहीं कर सकते, चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। मिक्स हो गया हो गया, आप उसे फिजिकल मेथड से अलग ही नहीं कर सकते, देन इट इज होमोजेनियस। ओके, एंड ऐसा सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड, जिसको आप फिजिकल मेथड से आसानी से अलग कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे क्या बेटे? हेट्रोजेनियस। जो अलग नहीं हो सकता,
जिसमें एक ही टाइप का फेज है वो है होमोजेनियस। जो अलग हो सकता है, अलग अलग फेजेस जिसके अंदर है वो है हेट्रोजेनियस। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। ओके, जैसे देखिए आराम से आप इमेजिन करके देखिए कि जैसे शुगर आपने ऐड किया इनटू द वाटर। जब शुगर वाटर में ऐड होता है तो शुगर इज सॉलिड। ओके, वाटर के अंदर जाने के बाद शुगर थ्रूली मिक्स हो जाता है, मतलब शुगर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, मतलब वाटर भी लिक्विड हो गया, शुगर भी लिक्विड हो गया, तो इट बिकम होमोजेनियस। ओके, आप शुगर को आप चाह कर भी नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो? तो जहां पर सब्सटेंस थ्रूली मिक्स हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस, जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। एंड हेट्रोजेनियस मतलब जो सेपरेट हो सकता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कैसे, आप एग्जांपल के लिए क्या बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप पोहे खा रहे हो, मालूम है कंपोनेंट क्या होता है? ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। कोई कंपोनेंट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप निकाल के फेंक सकते हैं। ओके, निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिसका सेपरेशन हो सकता है, जिसका सेपरेशन हो सकता है। ओके, जिसके अलग अलग फेजेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो कौन है? होमोजेनियस। सॉरी, वो कौन है? हेट्रोजेनियस। जिसके फेजेस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो वो कौन है? होमोजेनियस। जिसके डिफरेंट फेजेस आइडेंटिफाई हुए तो ये अलग अलग हो जाएगा। ओके, अब देखो और एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें, अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, मैं रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट होने के बाद जब आप कॉपी करेंगे ये तब मैं रिप्लाई करूंगा कमेंट को भी। ओके, थोड़ा सा कंटेंट की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, अभी देखिए ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके चलते एक क्लास है मिक्सचर का, और वो क्लास है ट्रू सॉल्यूशन। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में एक ही टाइप का मिक्सचर है, दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर में एक ही टाइप का मिक्सचर है, दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन। एट द सेम टाइम हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है वो दो टाइप के हैं। पहला हेट्रोजेनियस मिक्सचर है कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन। और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसको बोलते हैं कोर्स मिक्सचर। क्या बोलते हैं? कोर्स मिक्सचर। आराम से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो। जिसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। ऐसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप है, कोलाइडल एंड कोर्स मिक्सचर। कोर्स मिक्सचर में एक्चुअली क्या होता है, इसके सोल्यूट, इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल लार्जर होते हैं, विच कैन बी सीन बाय नेक्ट आइज, हमें डायरेक्टली दिखाई देते, वो कोर्स मिक्सचर। एंड जिसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते लेकिन डिफरेंट फेजेस में, वो कौन है? हेट्रोजेनियस। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे देखो मिल्क है, मिल्क एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। आराम से ध्यान से सोच के आप बता सकते हैं। मिल्क जो है, मिल्क जो है वो होमोजेनियस में नहीं लिखा हमने, मिल्क कहां पर लिखा है? हेट्रोजेनियस। बट मिल्क को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा वो तो इट लुक लाइक अ होमोजेनियस, थ्रूली मिक्स है। लेकिन हम बोलते हैं ना, शायद आपने भी ये वर्ड यूज किया, कहावत यूज की है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मतलब दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, और जिसको अलग कर सकते हैं वो कौन है? हेट्रोजेनियस। जिसको अलग नहीं कर सकते वो कौन है? होमोजेनियस। ओके, अभी इसमें किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके, समझ में आया सबको? ओके, कोई पूछ रहा है सर डी एंड ए ब्लॉक कभी घेणार? तो जैसे मैंने कहा आपको कि हम शुरू में अपना टारगेट ये है कि जनवरी एंड तक अपना पूरा सिलेबस होगा। आज पहला लेक्चर है। ओके, कोशिश करेंगे कि हम लेक्चर लार्ज ले, थोड़ा सा मतलब कंटेंट ज्यादा कवर हो। 3-4 लेक्चर में एक 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 चैप्टर हम कवर करेंगे। पहले हम फिजिकल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे। मतलब लास्ट में आपका डी एंड एफ ब्लॉक होने वाला है। ओके, चलो कॉन्सेंट्रेट करते ऑन अ नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो, आप यहां पर हमें
पता चला कि सॉल्यूशन क्या है। तो क्या बताया मैंने? सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है। होमोजेनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं? जिसके अंदर एक ही फेज होता है और वो फेज आप अलग नहीं कर सकते, मतलब थ्रूली मिक्स हो जाता है। जो थ्रूली मिक्स हो रहा है वो कौन है? होमोजेनियस है। ओके, लुक टुवर्ड द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशन, जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आराम से ध्यान देना, समझना। सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने अभी अभी कहा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? टू और मोर कंपोनेंट का। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, कम से कम दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अभी देखो, सॉल्यूशन में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। जरूर सुना है सबने। पहला कंपोनेंट है सोल्यूट, एट द सेम टाइम दूसरा कंपोनेंट है क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के कंपोनेंट से बना है। पहला कंपोनेंट है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। किसको बोलते हैं सोल्यूट? सोल्यूट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन, जो कम क्वांटिटी में होता है, कम प्रोपोर्शन में होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। ओके, एंड सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in large proportion. ओके, लार्ज क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, जनरल, अब ये जनरल डेफिनेशन है, नॉट ऑलवेज करेक्ट। ओके, जनरली ऐसा होता है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट हम कम क्वांटिटी में लेते हैं और सॉल्वेंट जो है वो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। ओके, तो जो कम क्वांटिटी में लिया जाएगा वो मैंने इधर लिखा है, दैट इज सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा वो है सॉल्वेंट। मैं ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे शुगर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा ही होती है ना कंपेयर टू द शुगर। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि कितनी भी शुगर हम वाटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, शुगर की क्वांटिटी बहुत कम होगी। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व हो जाता है, the substance which get dissolved is the solute, and the substance in which other substance get dissolved in it, बाकी के सब्सटेंस इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, उसको बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। फिर से एक बार, पहला तो डेफिनेशन ये है, जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। ओके, एंड जनरली जो कम है वो डिजॉल्व होता है, एंड जो ज्यादा है उसके अंदर दूसरा सब्सटेंस डिजॉल्व होता है। ओके, कभी कभी ये फॉलो भी नहीं होता। जैसे देखो, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा, मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर। आराम से सोच के बताओ, मिल्क वाटर में ऐड करते हैं कि वाटर मिल्क में ऐड करते हैं? ओके, तो आप बोलेंगे सर वाटर ऐड कर सकते हैं हम, किसके अंदर? मिल्क के अंदर। तो वाटर मिल्क में ऐड करते हैं, लेकिन मैंने लिखा कैसा है? मिल्क इन वाटर। इसका मतलब क्या हो रहा है? मिल्क इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। ओके, अब आराम से समझिए, मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, फिर भी इधर मिल्क सोल्यूट है। ओके, क्योंकि मिल्क डिजॉल्व होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। या और एक इंपॉर्टेंट लाइन आप मेरी दिमाग में फिट रखिए, कि जनरली वाटर जो होता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कोई भी सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो सकता है, किसके अंदर? वाटर के अंदर। ओके, तो जब भी वाटर का जिक्र आएगा तो आपको दिमाग में फिट रखना है, वाटर वर्क एज अ सॉल्वेंट, नॉट वर्क एज अ सोल्यूट। हाँ, वो उसकी क्वांटिटी कम हो या उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। ओके, अदर केसेस में ये पहले वाला डेफिनेशन फॉलो होता है, लेस क्वांटिटी है तो सोल्यूट, मोर क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है तो सॉल्वेंट। लेकिन जब भी वाटर का जिक्र आएगा तो वाटर कम हो या ज्यादा हो, इट ऑलवेज वर्क एज अ सॉल्वेंट। तो इसके बारे में भी हम्म, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके,
और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। होप सो यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ बीच बीच में जब कंसेप्ट कंप्लीट होगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके या नोट डाउन कर सके। ओके, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहां पर एक कमेंट आया है, डी डिसैलिनेशन होगा शायद, वो अलग ही कमेंट कर रहा है। एक मिनट, डिकेंटेशन, हाँ, डिकेंटेशन नहीं, डिसैलिनेशन एक वर्ड होता है जिससे आप प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। चलो आराम से नेक्स्ट टर्म समझते हैं। अब इसके बाद कंसेप्ट जो है, देखो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। हमने ये समझा अभी तक कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, मिक्सचर का और एक टाइप है दैट इज नथिंग बट द हेट्रोजेनियस। और ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन जो है उसमें दो कंपोनेंट, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। बात को समझो और एक पॉइंट दिमाग में रखो, सॉल्वेंट एक ही होता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसके बेसिस पर सॉल्यूशन के और टाइप बनते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं बोलूं बाइनरी सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर दो ही कंपोनेंट, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब तीन कंपोनेंट है, लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहेगा, सोल्यूट दो रहेगी। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन मतलब उसमें चार कंपोनेंट, सॉल्वेंट एक ही रहेगा, ओके, सोल्यूट तीन है। ये बात आप दिमाग में फिट रखो। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम क्या करने वाले, सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन के कुछ टाइप है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप है। आराम से एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। यहां पर मैं सोल्यूट का फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं, यहां पर मैं सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं, ओके। और यहां पर बच्चों हम लिखेंगे इसका एक एग्जांपल, ओके। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो समझिए, समझो सॉल्वेंट मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया। कौन से फॉर्म में लिया, लिक्विड। अभी देखो, अब सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सोलूट जो है बच्चों वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आराम से देखिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक टाइप के सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग टाइप के सोलूट आप ऐड कर सकते हो। मतलब क्या कि सॉल्वेंट फिक्स है, यहाँ पर किस टाइप का सॉल्वेंट है, लिक्विड, लेकिन हम सोल्यूट अलग अलग ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन के तीन टाइप हो गए, देखो, सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन एंड गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तीन टाइप बता दिए। एक ही टाइप का सॉल्वेंट है, लेकिन उसमें सोल्यूट हम तीन तरह के डाल सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं, पहला एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड में हम लिख सकते, देखो, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट वाटर के अंदर डाल दिया तो सॉल्ट इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, ओके। तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर, ओके, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, मिल्क इन वाटर। तीसरा एग्जांपल गैस इन लिक्विड, तो हम लिख सकते हैं, देखो, O2 इन वाटर। या आप जानते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो गैस फिल्ड किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, ओके, अंडर प्रेशर, ओके। जैसे थम्स अप, पेप्सी वगैरह, जब आप शेक करते हो और थम अगर रिमूव किया तो उड़ता है ना, जो उड़ता है वो कौन है, उसके अंदर का गैस ही तो डिजॉल्व है, ओके। या आप जानते हो कि सी वाटर हो, लेक वाटर हो, तो उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और उसी ऑक्सीजन की वजह से एक्वाटिक लाइफ जो है वो सस्टेन होती है। तो वहां पर भी तो वही कंसेप्ट है, O2 इन वाटर, ओके। तीन टाइप, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ऐसे 9 टाइप है। समझ में आ गया होगा आगे क्या होने वाला है। हम सॉल्वेंट चेंज करने वाले हैं। अभी लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, ऐसा सॉलिड लेंगे तो उसमें भी तो तीन टाइप के सोल्यूट ऐड होंगे, अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। वैसा ही गैस सॉल्वेंट लेंगे तो उसके अंदर भी तो तीन टाइप के सोल्यूट ऐड होंगे और उस हिसाब से एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट है तो सोल्यूट क्या हो सकता है, मैं वापस वही रिपीटेशन कर रहा हूं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, नहीं तो गैस भी तो हो सकता है। मतलब टाइप कैसे होंगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड, ओके। ऐसा मैं आपको समझा रहा था।
वही अगर मैंने ऐसा ही मैंने अगर गैस ले लिया एज अ सॉल्वेंट, गैस के अंदर डिसॉल्व किए हैं, तो इधर भी तो 3 टाइप आएंगे। तो ऐसे कुल मिला के यहाँ पर 9 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 9 टाइप्स। ओके, समझ रहे हो? कौन कौन से? देखो एवरीबॉडी रिवाइज करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हो गए 3। सॉल्वेंट जो है वो हमने लिक्विड पकड़ा है, अभी सॉलिड कंसिडर करेंगे, तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, हो गए 3। ओके, 6। अभी सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। हमें सिर्फ एग्जाम्पल दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। ओके, या ऐसा टाइप्स का डिस्क्रिप्शन भी हमें बोर्ड में पूछा जा सकता है। जैसे देखो, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एयर, हवा है। एयर जो है ये मिक्सचर है ना, किसका मिक्सचर है? डिफरेंट गैसेस का। तो एयर भी तो एक तरह का सोल्यूशन ही है। अब ये कौन से टाइप का सोल्यूशन है? कौन बताएगा मुझे? हाँ? कौन से टाइप का सोल्यूशन हो सकता है ये? हुँ? अगर हम एयर कंसिडर करेंगे तो किस टाइप का सोल्यूशन आप कंसिडर करेंगे एयर को? नहीं? आराम से। अब एयर है तो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है ना, तो यहाँ पर मिक्स हो रहा है। यस, किसी ने तो जवाब दिया, गैस इन गैस। हवा है तो ये मिक्स हो रहा है ना। ओके, दो गैसेस मिक्स हो रहे हैं, मतलब ये किस टाइप का मिक्सचर है? तो ये गैस इन गैस टाइप का मिक्सचर। ओके, दैट्स क्लियर। ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का कौन सा फिजिकल स्टेट आपने लिया है, उसके बेसिस पर ये टाइप हो गए। ओके, सॉल्यूशंस के। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, और वो कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी का। किसका कंसेप्ट है? सोल्यूबिलिटी। आराम से एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। अनदर वन एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सोल्यूबिलिटी क्या है? देखो, समझो समझो, मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया। इमेजिन कर रहा हूं मैं, 100 ml वाटर लिया और इसमें हम कोई तो सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्ट। ओके, ये नहीं से अब सॉल्ट जब वाटर के अंदर डालेंगे, सॉल्यूशन को स्टर करेंगे, तो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐड करते रहेंगे और वो डिजॉल्व होते जाएगा। ओके, इनिशियली डिजॉल्व होगा, बट एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर आप सोल्यूट तो ऐड करेंगे, बट इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। वो डिजॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो? एक लिमिट है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है इनटू द गिवन सॉल्वेंट। और वो जो मिनिमम क्वांटिटी है, सॉरी मिनिमम नहीं, वो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो डिसॉल्व होती है इनटू द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूबिलिटी। फिर से एक बार, द मैक्सिमम क्वांटिटी dissolved in the given quantity of solvent is called as, क्या बेटे? solubility। मैक्स कितना डिसॉल्व हो सकता है? ओके, जैसे मैं सॉल्ट के बारे में आपको बता सकता हूँ। 100 ml अगर वाटर लिया, प्योर वाटर लिया, तो उसके अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है। तो 36 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर, ओके, ये हो गई इसकी सोल्यूबिलिटी। कितना डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। आराम से एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। क्या कहा मैंने? सोल्यूबिलिटी इज अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, और उस मैक्सिमम क्वांटिटी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इस सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप, इस बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, देखो एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। अब सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहले सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
कैसा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा सॉल्यूशन होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, देखो एवरीबॉडी समझून घ्या व्यवस्थितपणे। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या? जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो इक्वल टू द सोलुबिलिटी होती है। कितनी होती है? इक्वल टू द सोलुबिलिटी। जितनी सोलुबिलिटी है उतना अगर सोल्यूट डाला टू मेक अ सॉल्यूशन, देन सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, बट कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं? जितना सोलुबिलिटी है, सोलुबिलिटी इतना डिजोल्व किया तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, अगर सोलुबिलिटी से कम है, लेस देन सोलुबिलिटी, ओके, क्वांटिटी कितना डाला है? सोलुबिलिटी से कम। सोलुबिलिटी ज्यादा है, सोलुबिलिटी से लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डाला है, देन इट इज कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अभी वो पूरा सैचुरेटेड नहीं है, जितना उसका कैपेसिटी है उतना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं है। ओके, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। हाँ, अगर अगर सोलुबिलिटी से ज्यादा क्वांटिटी आपने डाल दिया तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। फिर से मैं समझा रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस में मैक्सिमम कितना सोल्यूट हम डाल सकते हैं उसको बोलते हैं उसकी सोलुबिलिटी। ओके, हाँ, अगर इक्वल टू द सोलुबिलिटी डिसॉल्व किया देन इट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोलुबिलिटी से कम डिसॉल्व किया तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड मोर देन सोलुबिलिटी डिसॉल्व किया तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। जैसे मैं अभी अभी आपको समझा रहा था कि 100 ml वाटर के अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब एग्जैक्टली 36 ग्राम अगर NaCl डाल दिया 100 ml वाटर के अंदर तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, हाँ, उस 100 ml वाटर में मोर देन 36 डाला तो वो सुपर सैचुरेटेड। एंड 36 से अगर कम डाला, कितना भी डाला लेकिन कम डाला, लेस देन सोलुबिलिटी डाला, जैसे यहाँ पर 36 ग्राम सोलुबिलिटी, उससे कम कितना भी अगर आप डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या बेटे? अनसैचुरेटेड। ओके, हाँ। अब सवाल ये है, क्या सर सोलुबिलिटी फिक्स होती है या वेरिएबल टर्म है? तो आंसर ये है कि सोलुबिलिटी डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर, कौन से कंडीशन पे आप डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, जनरली सोलुबिलिटी में ऐसा रूल होता है कि सिमिलर सब्सटेंसेस एक दूसरे में जल्दी डिसॉल्व होते हैं। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी सोलुबिलिटी डिपेंड होती है, बट अदर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। क्या समझा रहा हूं? देखो, जैसे सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो दोनों सिमिलर नेचर क्या है? दोनों पोलर है, तो दोनों में मिक्सिंग ज्यादा होगा। आराम से देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे आपकी दोस्ती उन्हीं लोगों से होते हैं जिनका नेचर, कैरेक्टर आपके जैसा होता है। ओके, जैसे माँ बाप को अगर आप आपके दोस्तों के बारे में गलत बता रहे हो तो उनको अलग से ये बताने की जरूरत नहीं कि आप भी गलत हो। क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों का नेचर और आपका नेचर सिमिलर ही होगा, तभी तो आप दोस्त थे। क्योंकि रूल है केमिस्ट्री का, लाइक डिसॉल्व लाइक। सिमिलर सब्सटेंसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, अपोजिट में नहीं। वो बोलने की बातें हैं, इन बुक है वो, लेकिन एक्चुअली सिमिलर नेचर वाले सब्सटेंस ही, सिमिलर नेचर वाले पर्सन ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर रूल ऐसा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो सोलुबिलिटी ज्यादा होगी। अगर सोल्यूट नॉन पोलर है लेकिन सॉल्वेंट पोलर है तो सोलुबिलिटी कम होगी। दोनों अपोजिट नेचर के आ गए तो सोलुबिलिटी कम रहेगी, सेम नेचर के आ गए तो सोलुबिलिटी ज्यादा। ओके, तो इसमें नेचर का तो एक कंसेप्ट है, उसके साथ साथ दो मेन फैक्टर है यहाँ पर। पहला फैक्टर है प्रेशर और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पहले मुझे एक बार बता दो कि अभी तक का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। ओके,
हम्म, किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो हम अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। ओके, ऑल क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ठीक है। हम्म, तो अगला कंसेप्ट शुरू कर दें। अगला कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा, हम पढ़ने वाले हैं कि कित कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ऑन अ सोलबिलिटी। अब देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, अपने बोर्ड टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर दो टाइप के सॉल्यूशन कंसिडर कर रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में कैसे इफेक्ट होगा अलग अलग फैक्टर का, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे पहला फैक्टर हमने कहा था, कौन सा? प्रेशर। ओके, आराम से। प्रेशर ये टर्म जब भी आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये टर्म रिलेट करती है टू द गैस। ओके, और हम जो पहला सॉल्यूशन देख रहे हैं वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कोई सब्सटेंस गैस ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने इधर लिख दिया नो इफेक्ट। प्रेशर कैन नॉट अफेक्ट द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का सॉल्यूशन की सोलबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी विद द प्रेशर। ओके, अब दूसरा फैक्टर है यहां पर, और वो फैक्टर है टेम्परेचर। ओके, आराम से मतलब समझो, किसी सॉल्यूशन का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, दैट्स ओनली द कंसेप्ट। ओके, जनरली आपको भी मालूम होगा कि कोई भी सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वाटर में, अगर आपने शुगर डाला हुआ है, ओके, सैचुरेशन पॉइंट तक आ गए, अब उससे ज्यादा शुगर डिजोल्व नहीं हो रहा है, and अगर आप सॉल्यूशन को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो अनडिजोल्व शुगर है वो भी क्या हो जाएगा? डिजोल्व। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब अगर आपने वहां पर सोल्यूट का सॉरी हीट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो सोल्यूट मोर क्वांटिटी में डिजोल्व होगा, मतलब सोलबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब जनरली सोलबिलिटी इंक्रीज होती है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ओके, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, जो अपना 11 का जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। उस कंसेप्ट का यूज करके इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है। एक्चुअली डिसॉल्वेशन ऑफ सोल्यूट in solvent to form a solution, it may be either exothermic और एंडोथर्मिक। बात को समझो, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। कंसेप्ट दिमाग में रखिए, अगर समझिए ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, प्लस क्यू लिखा मैंने, क्यू सिंबल है हीट एनर्जी का। अगर ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगा। और अगर प्रोसेस फॉरवर्ड गया तो सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, मतलब सोलबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगा। अब सुनिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। यही यही अगर आप ऐसा बोलते, ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब देखो, हीट एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट साइड में है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल का यूज करके ये प्रोसेस बैकवर्ड आ जाएगा, और अगर प्रोसेस बैकवर्ड आया तो सोलबिलिटी कम हो जाएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
on the solubility of solid and liquid depend on the type of process. प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? In an endothermic process, as temperature increases, process takes place in forward direction, so that solubility increases. Okay, and अगर exothermic process है, तो if temperature increases, process takes place in backward direction, means solubility decreases. अलग अलग इफेक्ट है. जनरली क्या होता है मैक्सिमम सॉल्यूशन में, नॉट ऑल, मैं ऑलवेज नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम सॉल्यूशन में जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है ना, वो एंडोथर्मिक चेंज है. एंड इसी वजह से मैक्सिमम सॉल्यूशन में बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोलबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक चेंज है. समझ रहे हो? लेकिन मैंने कहा ये प्रोसेस पे डिपेंड है. आप ऐसा भी याद रख सकते हो, सोलबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर. कब? जब प्रोसेस एंडोथर्मिक है. मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में सोलबिलिटी टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही सोलबिलिटी टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है. कैसा है? एक्सोथर्मिक. हीट इवॉल्व हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा. हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगा, मतलब सोलबिलिटी बढ़ेगा. लेकिन अगर हीट इवॉल्व हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोसेस बैकवर्ड आएगा, मतलब सोलबिलिटी कम हो जाएगा. मतलब इफेक्ट ऑफ सोलबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ओके, तो यहाँ पर मैंने सॉलिड इन लिक्विड में दो आपको पॉइंट बताए, दो फैक्टर बताए. पहला फैक्टर है प्रेशर. प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, वही टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस. इन एंडोथर्मिक प्रोसेस solubility and temperature are directly proportional, and in exothermic process solubility and temperature are inversely proportional. Okay, होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. हाँ? अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है हाँ? तो ऑल क्लियर बोलिए, अपन अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे. अगला कंसेप्ट अभी सोलबिलिटी ऑफ. अभी हम सोलबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं गैस इन लिक्विड का. पहले हमने डिस्कस किया सॉलिड इन लिक्विड, अब डिस्कस करेंगे गैस इन लिक्विड. ओके, क्लियर? ठीक है, ओके. अगला पॉइंट शुरू करते हैं. अगला पॉइंट है सेकंड सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे. और ये जो सेकंड सॉल्यूशन है आपका, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो सॉल्यूशन था बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड. और अभी जो सेकंड सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है बेसिकली लिक्विड गैस इन लिक्विड. अभी दूसरा सॉल्यूशन जो हम देखेंगे. चलो शुरू करते हैं. सेकंड वन, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. पहला था सॉलिड इन लिक्विड, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड. ओके, क्या है गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन? देखो, मतलब यहाँ पर सोल्यूट हम कंसिडर करने वाले हैं गैसेस फॉर्म में, और सॉल्वेंट हम कंसिडर करने वाले हैं लिक्विड फॉर्म में. अब इसके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है देखो. ऑब्वियसली वापस हम पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेशर. आराम से एवरीबॉडी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of gas in liquid explained by हेनरीज लॉ. कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ. क्या है हेनरीज लॉ? देखो, हेनरीज लॉ बताता है solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure at constant temperature. फिर से एक बार, solubility of gas in liquid is directly proportional to the, किसको? प्रेशर. कहां पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो गैस की जो सोलबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
on its pressure. Okay, मतलब S is directly proportional to P. S is a solubility, P is a pressure. याद रखना, लगभग हर साल पूछा जाने वाला कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हेनरीज लॉ। 2 मार्क्स के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, अच्छे से समझना और नोट डाउन करके रखना कि हेनरीज लॉ बहुत बार पूछा गया, लगातार भी पूछा गया, लास्ट ईयर भी आया था। मतलब ये मत सोचिए कि इस साल नहीं आएगा, आ सकता है। इंपॉर्टेंट, एक तो थियोरेटिकल कंसेप्ट आता है इसके ऊपर, हेनरीज लॉ क्या है एक्सप्लेन करो, स्टेटमेंट और डेरिवेशन छोटा सा है वो लिखना पड़ता है, नहीं तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर से एक बार, स्टेटमेंट क्या बताया, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो मैंने यहां पर लिखा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, S is a solubility, P is a pressure. Therefore, we can write S is equal to K into P. ओके, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी साइन गया, कांस्टेंट आया तो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हेनरीज लॉ में आया, इसलिए हम इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट। ओके, इंडिकेटेड बाय सिंबल KH। बोर्ड एग्जाम में ही इसके पहले एक बार हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है मतलब KH जो है इसका यूनिट पूछा गया था। अगर हम KH के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे तो S बाय P हो जाएगा, मतलब सोलुबिलिटी बाय प्रेशर। अगर हम सोलुबिलिटी का यूनिट देखेंगे तो सोलुबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर या पर डीएम क्यूब बोल सकते हैं, और प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। और डिवाइडेशन में तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट है जो यूज होता है, ऐसा यूनिट नहीं बोल सकते इसको। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। ओके, एंड वॉल्यूम का भी अगर आप देखेंगे तो इधर लीटर में यूज हुआ है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। बट सोलुबिलिटी का मोल पर लीटर होता है यूनिट, और प्रेशर का एटमॉस्फेयर, तो उस हिसाब से मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, अब दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर है यहां पर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर क्या है देखो, एवरीबडी कॉन्संट्रेट। टेम्परेचर में इफेक्ट कैसा होगा, टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैसे चेंज होगा? एक्चुअली डिसॉल्वेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या क्या? डिसॉल्वेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में मैंने क्या लिख के दिया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सोलुबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलुबिलिटी कम हो जाएगा अगर प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलुबिलिटी कम हो जाएगा, मतलब सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैसा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? उसके लिए रीजन याद रखो कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पे इसे और आसानी से समझिए, एक कंटेनर है, पानी है उसके अंदर, आप हीट कर रहे हो, तो कंटेनर के वॉल के ऊपर शुरू में पहले 1-2 मिनट में ही आपको बबल्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं बबल्स? क्योंकि जब आप इसे हीट करेंगे तो जो डिसॉल्व्ड गैस है वो बाहर आएगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिक्विड के वाइड्स में ऑक्युपाइड नहीं हो सकता, तो वहां से एस्केप हो रहा है, और एस्केप होने से पहले वो कंटेनर के वॉल के ऊपर डिपोजिट हो रहा है। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से हमें समझना है। क्लियर? या अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन भी देखेंगे, बोर्ड के अंदर पूछा गया था कि अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जैसे फिशिंग करना है तो फिशिंग करते समय समर सीजन चूज नहीं किया जाता फॉर द फिशिंग। मालूम होगा ना कि समर सीजन में फिश वैसे भी कम खाते हैं क्योंकि हीट ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बराबर है कि नहीं? और वो गर्म होता है, और इसीलिए सुटेबल फूड नहीं है। लेकिन आप फिशिंग भी नहीं कर सकते इन समर सीजन। क्यों नहीं कर सकते? कि देखो, ड्यू टू द ओवर टेम्परेचर, ओके, जो सी वाटर है ऊपर का सरफेस का, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी तो कहा कि सोलुबिलिटी और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो? तो ऊपर का जो वाटर है सी वाटर, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है,
टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है। ना ऑक्सीजन अगर कम है तो फिश ऊपर की तरफ नहीं आएगा। डायरेक्ट सरफेस का वाटर गर्म होता है ऐसा नहीं, बहुत नीचे तक वाटर हीट होता है और उसकी वजह से फिश जो है वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। उसकी वजह से फिशिंग जो है वो सूटेबल नहीं होता क्योंकि फिश ज़्यादा नीचे चला गया है। समझ रहे हो? ऊपर ऑक्सीजन नहीं है ना, अगर ऊपर ऑक्सीजन होता तो फिश आते ऊपर। अपन बोल सकते हैं ना, ऊपर क्यों आएँगे फिश? मरने के लिए, क्योंकि उधर ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू द हीटिंग ऑफ दैट वाटर। वाटर क्यों हीट हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन समर सीज़न। ओके? होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर कांसेप्ट क्लियर होगा तो और क्लियर बोलो, फिर अपन नेक्स्ट कांसेप्ट शुरू करते हैं। ओके? ओके। अब अभी तक हमने क्या-क्या चैप्टर में डिस्कस किया देखो, और कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि विदिन 2 मंथ पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो लेक्चर के अंदर आज हम और एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उसके पहले देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बनता है, ओके? और उसके बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। दूसरा पॉइंट आया व्हाट इज मीन बाय सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। फिर हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग द सोलुबिलिटी, उसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए। पहला सॉल्यूशन था सॉलिड इन लिक्विड टाइप और दूसरा सॉल्यूशन था कौन-सा? गैस इन लिक्विड टाइप। ओके, दैट्स वन इज द कांसेप्ट। अभी आगे समझते हैं। अगला जो पार्ट है अभी चैप्टर में, वो पार्ट है बेसिकली अभी हम जो शुरू कर रहे हैं, वो है बच्चों वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। आराम से समझना। मालूम है सबको कि अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर्स। ओके? कल का पूरा लेक्चर अभी जो मैं आगे पॉइंट पढ़ाने वाला हूं उसके ऊपर डिपेंड है, वेपर प्रेशर के ऊपर। कल के लेक्चर में बहुत बार जिक्र होगा इस टर्म का, दैट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर। तो आराम से समझना, पूरा ध्यान देना। वेपर प्रेशर क्या होता है देखो, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। समझो एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में वाटर लिया है, ओके? और इस वाटर को बर्नर का यूज करके हम हीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वाटर, सरफेस का वाटर जो है वो गर्म होगा और इसके वेपर्स बनेंगे। इमेजिन करो कि इस कंटेनर को हमने क्लोज करके रखा है। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। मतलब ड्यू टू द हीटिंग ये जो H2O लिक्विड फॉर्म में है, ये जा रहा है इनटू द कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म। बट कंटेनर क्लोज है तो जो वेपर्स बनी है वो बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी। तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पर। जैसे नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे तो वैसा प्रेशर भी तो बढ़ेगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, लक्ष्य रहा, लिक्विड को हीट किया कि वो गैस बना रहा है, बट गैस यहाँ का बढ़ रहा है क्योंकि बाहर जाने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो ये वापस कन्वर्ट होगा इनटू द लिक्विड। मतलब एक गैस वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लिक्विड। ओके? मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। बात को समझिए। ओके? एट अ पर्टिकुलर स्टेज, इस मिक्सचर में एट अ पर्टिकुलर स्टेज, स्पेसिफिक स्टेज पर फॉरवर्ड का जो रेट है, अभी लिक्विड टू गैस जा रहा है तो हम इसको वेपराइजेशन बोलेंगे, और गैस वापस लिक्विड में आ रहा है तो प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। एक पर्टिकुलर स्टेज पे रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा। अगर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो गया तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझिए? ओके? और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये जो वेपर्स है यहाँ पर, इन वेपर्स ने लिक्विड के सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। आराम से, ये जो टर्म मैंने बताया, डेफिनेशन में एक शब्द आने वाला है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके लिए बताया। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इस प्रोसेस में सेम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही वही है कि जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम है।
लेकिन वेपराइजेशन में वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन कौन से प्रोसेस है? वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। आराम से, the pressure exerted by gas on the surface of liquid, the pressure exerted by gas on the surface of liquid at the equilibrium point, the pressure exerted by gas, pressure exerted by gas, exerted by gas at equilibrium point, कहां पर बच्चों? at equilibrium point, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जर्ट्स किया? ओके, किसने? गैस ने। आप यहां पर गैस बोल सकते हो या वेपर्स। ओके, मोर करेक्ट वर्ड होगा वहां पर वेपर्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। गैस से भी मोर करेक्ट वर्ड होगा, जैसे मैंने अभी कहा, क्या? वेपर्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लेकिन कहां पर? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वेपर ने एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ इट्स लिक्विड इज कॉल्ड एज, क्या रे बेटे? वेपर प्रेशर। पहले तो समझो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्या। मैंने क्या कहा? इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट जो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट जो है वो सेम होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, चलो अगला कंसेप्ट है। अब ये वेपर प्रेशर मेजर करने का है हमें सॉल्यूशन का, और इसे मेजर करने के लिए यहां पर एक लॉ है जिसको बोलते हैं रॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? रॉयल्स लॉ। क्या है रॉयल्स लॉ? देखो, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एवरीबॉडी कॉन्सेप्ट। रॉयल्स लॉ ये बताता है कि अगर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स किए, तब उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से एक बार, the vapor pressure exerted by two or more component in the mixture, in the solution, is directly proportional to its mole fraction present in the solution। जैसे देखो, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास दो कंपोनेंट है, हाँ समझ लीजिए, मैं एक को 1 और इसको 2 बोल रहा हूं, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में x1, और सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है x2। मोल फ्रैक्शन समझता है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में x1, तो सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है x2। तो रॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है कि अगर हम कंपोनेंट 1 का सॉल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर देखेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एट द सेम टाइम, दो डेरिवेशन बना रहे, सिंपल पार्टीशन कर रहा हूं कि सेकंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, पहले कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। लक्ष्य दिया बड़ा, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों भी इवापोरेट हो रहे हैं, दोनों भी होलाटाइल है। होलाटाइल तो वर्ड सुना ही होगा। होलाटाइल मतलब विच कैन अंडरगो इवापोरेशन, जो इवापोरेट हो सकता है उसको होलाटाइल बोलते हैं। ओके, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी वेपराइज हो रहे हैं, दोनों भी वेपराइज हो रहे हैं, तो तब ये रॉयड्स लॉ अप्लाई हो रहा है। रॉयड्स लॉ क्या बता रहा है कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, and vapor pressure exerted by second component is directly proportional to its mole fraction। ओके, समझ रहे हो ना? किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रॉयड्स लॉ है। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको सॉल्व करिए, देखो जैसे मैंने ऐसा लिखा P1, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाना है तो इधर कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे P10। क्या बोलेंगे? P10। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म, जीरो का मतलब होता है प्योर फॉर्म, तो इधर ऐसा लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P20 इंटू क्या रे बेटे x2। ओके, दो कंपोनेंट हमने कंसिडर किए हैं। इमेजिन करो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, समझो ये अगर सॉल्वेंट है तो सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट है।
फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट है तो सेकंड कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट है। ओके, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये भी उसके मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या लिखा इधर देखो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पर कांस्टेंट डाला। कांस्टेंट क्या है कि P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। P10 मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब जब उसमें सेकंड कंपोनेंट नहीं है। इधर भी वही लिखा, P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। P20 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब जब उसको मिक्स नहीं किया हुआ है विद फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ उसे मिक्स नहीं किया है। मतलब आप बोल सकते हो 1 अगर सॉल्वेंट है, 2 अगर सोल्यूट है, तो P20 वेपर प्रेशर है प्योर सोल्यूट का, P10 वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट। ओके, इससे रॉयड्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट भी बताया जाता है। ओके, ये जो इक्वेशन मिला, ऐसा कहा जाता है वेपर प्रेशर exerted by any component in the solution, okay, is a product of its vapor pressure in a pure form and its mole fraction in the solution। उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, ओके, इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर का, मिक्सचर के अंदर का वेपर प्रेशर भी मिल जाएगा। ओके, सेम आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। ओके, हाँ, अब देखो, अगर आप बोलेंगे सर टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, पी निकालना है, तो क्या करेंगे, तो पी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे P1 प्लस P2, सोलूट प्लस सॉल्वेंट। अब P1 के लिए अपने पास फॉर्मूला है, बोलो P10 इंटू x1 प्लस क्या बेटे P20 इंटू x2, खत्म कर। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा बदलाव ऐसा भी कर सकते, जैसे आपने सुना होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। दो कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करते हैं तो वो आता है कितना, 1। ओके, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 होता है, तो ये जो देखो इस इक्वेशन में ये जो x1 है, इसके जगह पे आप ऐसा भी डाल सकते हो, x1 के लिए फॉर्मूला डालना है तो 1 माइनस x2 भी डाल सकते हो आप। मतलब ये कैसा हो जाएगा देखो, देयरफॉर p इज इक्वल टू P10, x1 की जगह पे डाल दिया मैंने 1 माइनस x2 इज सॉरी, आवाज नहीं आ रही। ओके, आ रही ना आवाज कि नहीं?
ओके, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था आज के लिए। आज का लेक्चर खत्म, कल आगे का पार्ट। कल सेम टाइम।